Yes, good evening, students. I hope all of you are doing well. How are you all? तो बेटा आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग पिछली बार जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और इसमें कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, है ना। तो आज फिर से हम शुरू करेंगे, और आज हम जिन चीजों के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोल्ट्री फार्मिंग और एपीकल्चर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले क्लासेस में क्या क्या हो चुका है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, और देखते हैं कि आप लोगों को याद कितना है ना। सो देखिए, तो मैं आप लोगों से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पूछता हूँ। So look at this first question. Here it is. In the following question, a statement of assertion is followed by statement of reason. ठीक है, पहले assertion क्या है? Animal husbandry is an agricultural practice, और दूसरा क्या है? Reason. Animal husbandry deals with the care and breeding of livestock that are useful to human beings. तो ऑप्शन ए है both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. ऑप्शन बी है both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. ऑप्शन सी जो है वो है assertion is true but the reason is false, and ऑप्शन डी is both assertion and reason are false statements. बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इतने सारे गलत, ऐसा क्यों बेटा? इतना आसान सा क्वेश्चन और इसमें इतने सारे गलत क्यों हो रहे हैं? देखो फिर से बता रहा हूँ, एनिमल हस्बेंड्री इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बिल्कुल है, ठीक है ना, पहले भी बता चुका हूँ। ये फार्मर ही तो करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर में ही लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, है ना। बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री यही है, मतलब उन लाइव स्टॉक की को ब्रीड कराना, केयर करना जो कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ही सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्या बात है बेटा, आप लोगों ने तो इसको व्हाट्सएप ही बता दिया। क्यों? ऋषि एंड अर्पिता, मतलब इसके पहले का जो क्लास था उसमें अर्पिता मुझे बुला रही थी, लेकिन उस टाइम एकदम से नेट चला गया मैं तो मेरा क्लास ऑफ हो गया, तो वो मुझे मैं पूछ समझ रही गया थी बेटा। कहाँ गई। तो मतलब उससे सर मैं रिप्लाई दे रही थी कि मतलब ये हुआ ठीक था। ठीक है, सर ठीक। सॉरी सर। आप ठीक है, अभी तो खैर कोई बात नहीं 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 है। सर, हाँ हाँ अभी तो मतलब ठीक है। हाँ चलिए ठीक, हो सॉरी जाएंगे। सर, सॉरी सॉरी। कोई कोई इशू नहीं है। वो अब क्या होता है ना कि कई बार मतलब ऐसे तो ट्वेल्थ क्लास में ऐसा कम ही होता है। ट्वेल्थ क्लास में एक्चुअली आपका जो एक लेक्चर में कंटेंट है वो थोड़ा कम है, काफ़ी कंसाइज है और हम इजीली कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर क्लास 11th में हो जाती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बस वही चीज़ होती है, वरना कोई। और दूसरी बात यह है कि दैट वी नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन द चैप्टर जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं। तो एनीवेज, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, ये एग्रीकल्चरल साइंस में ही आता है, वेटरनरी साइंसेस भी, ठीक है ना। इसको तो मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल साइंस में और क्या क्या चीज़ें आती है? क्रॉप्स आते हैं, लाइव स्टॉक मतलब ये जो जानवर एनिमल्स हम लोग पालते हैं, देन इवन फिशरीज, फॉरेस्ट्री, और भी कई सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हम लोग करते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? तो बस इतना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें मालूम है कि एनिमल्स हस्बेंड्री इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ऐसे लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? हम ऐसे एनिमल्स को जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हम इनके बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं इनको।
वो बात दूसरी है कि भाई इनका भी कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो लेकिन एक्चुअल में जो हमारा पर्पस है कि हम ह्यूमन बींग्स किस तरह से इन एनिमल से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट एक्चुअली। ये तो आप लोग जानते हो कि इसमें तो बहुत सारे एनिमल्स हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। अब क्या है ये एक्सीलेंट एग्स जो है ना, खासकर हमारी, अगर हम अपनी कंट्री में देखें, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग, ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या है वेजिटेरियन है। अब उनके पास तो देखो एज सच जो है दो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन। अब इन जनरल आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्लांट सोर्सेज होते हैं ना, उनमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है इन जनरल, ठीक। उसके कंपैरिजन में जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के भी होते हैं और उनमें ज्यादा अमाउंट में भी होता है। अब एनिमल प्रोटीन में वो ले नहीं सकते भाई, किसको नहीं ले सकते, नॉन वेजिटेरियन फूड को, जो वेजिटेरियन हो गए। तो उनका क्या है फिर किस पे फोकस, सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स पे, मिल्क या उसके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, चीज है, ठीक है, कर्ड है, इनसे भी हमें ये सारी चीजें मिलती है। बट कुछ और लोग भी है जो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, वो एग्स तो खाते हैं, बाकी नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है ना। तो ये उनके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एग्स दे आर कंसिडर्ड एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली जो उसका व्हाइट बॉइल्ड एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो प्योर एल्ब्यूमिन होता है। वो योक के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं। किसी लेवल पे तो फैट्स भी ठीक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इज दैट क्लियर? व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एग्स आते कहाँ से हैं, ये तो सभी को मालूम है, तो मुर्गी से ही आता है, ठीक है। कभी देखा है, मतलब कभी ये काम किया है, या थोड़ा नज़दीक से देखने का कभी मौका मिला इस चीज़ को कि भाई मुर्गी भी अंडे देती है टीवी के अलावा या गाने के अलावा, है ना, देखा है? भाई नहीं देखा होगा तो देखने की कोशिश करो। ज़िंदगी में हर चीज़ का जो ना एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, हर तरह की लाइफ का, चाहे आप सिटी में रह रहे हो, कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, कहीं पे भी हो, इस चीज़ का नहीं मिला। ये देखो रोहन को नहीं मिला, तो जिंदगी में बेटा ये वाला मजा तो जरूर लेना, ठीक है ना। इसका भी अपना मजा है, मैंने अपने बचपन में देखा है, उसके बाद तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन बहुत ही मजे की चीज है। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा, अब आप लोग तो थोड़े से बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं तो देखोगे दे आर वेरी, अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं एनिमल्स को, कोई भी तरह का एनिमल हो, है ना। तो हम भी मजे लेते थे उस जमाने में। चलिए अब वो दिन गुजर गए, अब नॉस्टैल्जिया ही रह गया। तो एनीवेज, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट, इट इज द पोल्ट्री। बट क्या सिर्फ ये चिकन ही हम लोग यूज करते हैं? नहीं, पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग चिकन भी यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट वन, उसके अलावा क्या यूज करते हैं हम लोग? डक्स को भी, देन गीज, टर्की आप लोगों ने सुना होगा, एक बर्ड होती है, उनका भी करते हैं। कई जगहों पे पिजन्स वगैरह भी यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो ठीक है, तो आप ये पहले वीडियो देखिए हमारे मास्टर टीचर सचिन सर का, और फिर हम इस पे और आगे की तरफ और डिस्कशन करें। के मकसद क्या है? हमें अंडे तो मिलते ही हैं इनसे। फीमेल बर्ड विल ले द एग। एग फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। मुर्गी जो अंडा दे रही है हमेशा वो फर्टिलाइज्ड एग हो ये जरूरी नहीं होता। द एग कैन बी अनफर्टिलाइज्ड ऑल्सो। ठीक है जी। सो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल्स। डोमेस्टिक फाउल वर्ड हम बर्ड्स के लिए इन जनरल हमने यूज कर लिया। डोमेस्टिक फाउल्स दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री फॉर देयर, किस पर्पस के लिए? मीट मिल रहा है उनसे, ठीक है जी, भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडे भी मिल रहे हैं, एग्स भी मिल रहे हैं। आप जानते हैं एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है? डू यू नो दैट? मुर्गी का लाइफ स्पैन कितना होता है?
ओके, सो व्हेन यू से पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ चिकन ही इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा टर्की भी है। आई एम श्योर आपने टर्की बर्ड देखा होगा। एंड बतख है जी, डक जिसे कहते हैं, एंड गूज या गीज, हंस, कल हंस। स्वैन देखा आपने? स्वैन भी हंस होता है, स्वैन साइज में बड़ा होता है। ये जो गूस या गीज है ये भी हंस है, कल हंस। इसका जो फेदर्स का कलर है वो पूरी तरह से व्हाइट नहीं है, ये ब्लैक ब्राउन कुछ इस तरह का है। और जो स्वैन है उसकी गर्दन लंबी होती है। मैं आपको स्वैन में और गूज में डिफरेंस बता रहा हूं बेटा। स्वैन भी हंस को कहते हैं एंड गूस या गीस भी हंस को ही कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। तो क्या पता चला हमें कि पोल्ट्री फार्मिंग एक्चुअली क्या है? इट इन्वॉल्व्स रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल्स, फाउल मान लिया मतलब बर्ड्स। किस लिए करते हैं इसको? फॉर देयर मीट एंड एग्स। ठीक, और एग्स जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ये भी चीज़ है। और पोल्ट्री में आता क्या है? जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चिकन आता है, डक्स आते हैं, टर्की आता है और गीज आते हैं। ना आप लोगों ने क्या टर्म, अच्छा कुछ और बर्ड्स के भी जैसे क्वेल्स, स्वैन्स और पिजन्स, कुछ लोग तो खाते हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं यूज। अच्छा आप मुझे एक चीज ये बताओ, आप लोगों ने व्हाइट मीट नाम सुना है? रेड मीट और व्हाइट मीट सुना है आप लोगों ने, ये दो टर्म्स? यस, क्यों भाई, सुना है नाम कि नहीं? व्हाइट मीट और व्हाइट मीट बोलते हैं मीट, और दो तरह के मीट होते हैं। एक व्हाइट मीट बोलते हैं हम, जो चिकन का मीट होता है या फिर फिश का मीट होता है, ठीक है। और इसमें जो क्या, इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना वो कम होते हैं, मतलब दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। उसके कंपैरिजन में जो रेड मीट है उसके किसके लिए टर्म हम यूज करते हैं? पोक है, मटन है, ठीक है, इन सब एनिमल्स के जो मीट है ना उसको क्या बोलते हैं? रेड मीट। और रेड मीट के अंदर क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है रेड मीट के अंदर, उसमें सैचुरेटेड फैट्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये यानी कि रेड मीट से याद रखना कि हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होप दैट इज क्लियर। तो चलिए अब आगे। रेड मीट के बारे में सर, मेरे को मतलब यस मैंने सर। फुल किया है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से, थोड़ा सा लाउड बोलिए। और सर ये रेड मीट वाला टॉपिक फिर से मतलब बता दीजिए ना। ठीक ठीक है, बता। हाँ सर। देखो ये नॉर्मल लैंग्वेज में कोई साइंटिफिक वो नहीं है। मीट जो है ना दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेड मीट। रेड मीट में आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, तभी रेड कलर का होता है, हाई आयरन कंटेंट। ठीक, तो मतलब अगर एनीमिया किसी को तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इट हैज मोर सैचुरेटेड फैट्स। और सैचुरेटेड फैट्स जो है ना दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो इसकी वजह से जो हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही चीज़ें आती हैं, जैसे मटन है, ठीक है, पोर्क है, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक बेटा, मटन किसका होता है? शीप का होता है, गोट का होता है, बीफ का होता है, कैटल का, पोर्क मतलब पिग्स का। ठीक, ये सब आता है इसके अंदर।
सर मटन मीन्स गोट का मीट, यस, मटन गोट के मीट और शीप के मीट को बोलते हैं। और जो हैन होता है, चिकन होता है, उसके मीट को क्या बोलते हैं? रुक जाओ, अभी उसी पे आ रहे हैं ना हम लोग। अभी ओके, मतलब मुझे फर्स्ट लगा, उसी पे। मुझे ये था कि उसे मटन बोलते हैं। नहीं बेटा, उसको मटन नहीं बोलते हैं। आप, मुझे लग रहा है, ठीक है, जब सर ऑनलाइन हमारे क्लासेस घर करें। में ऐसा मजाक नहीं है तो पता नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही मैंने बोला। तो ओके, नेक्स्ट क्या होता है, वाइट मीट। ये जनरली भी अगर आप देखोगे ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इस तरह के पढ़ा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट है तो बस मतलब ज़बरदस्ती पढ़ लिया गया, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो आप लाइफ में मतलब ये यूज़ होती है ना चीज़ें, तो इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेना चाहिए। और नहीं पता हो तो भई आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं तो गूगल है ना? थोड़ी चीज़ें पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्हाइट मीट क्या होता है? अब व्हाइट मीट में क्या हो, कंपैरेटिवली इट हैज़ लेस सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो ना हार्ट हेल्थ के लिए, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ठीक है ना? उनके लिए वो रिस्क फैक्टर है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दियर कंसीडर करा जाता है, किसको, व्हाइट मीट को। और ये किसका है, ये है चिकन का। और उसके अलावा जो फिश होती है उसका जो मीट होता है ना, उसको भी व्हाइट मीट में ही हम लोग लेते हैं। तभी आप लोगों ने खासकर शायद चिकन के बारे में उतना ना सुना हो, लेकिन फिश जो है ना, फिश में एक्चुअली और भी चीज़ें होती है, उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर द हार्ट हेल्थ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब चिकन से या पोल्ट्री से हमें क्या मिलता है, यही वाइट मीट होता है। तो इसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि रेड मीट पर्टिकुलरली जो है ना, ये हार्ट हेल्थ और उसके अलावा कुछ कैंसर्स के रिस्क भी बढ़ाता है, ठीक है। देखो, रिस्क बढ़ाना अलग चीज, इसको अच्छी तरह से समझा करो, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट इस वजह से बोलते हैं। जो ये हम लोग देते हैं ना अलग से स्टेटमेंट कि भाई इससे ये होता है ना, रिस्क बढ़ाता है। सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता होता है क्या? जरूरी, कोई जरूरी नहीं है कि कैंसर हो। इट इंक्रीजेस द रिस्क, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी क्या है, ये रिस्क बढ़ाते हैं, काफी ज्यादा रिस्क बढ़ाते हैं। कौन? रेड मीट। व्हाइट मीट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हेल्दियर ऑप्शन है। सो एनीवेज, तो अब हमें क्या पता चल गया, चलो ये तो हो गया। अब ये वही वाली चीज है, ये 3D इडियट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सो द एग्स वी ईट कैन कम आउट फ्रॉम एनी हैन। क्या ऐसा है क्या? वेट, does that mean someday a chick can drop out of my egg instead of the usual egg yolk? ये येलो कलर वाला जो इसका पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एग योक। होता है क्या ऐसा? चलिए इसको भी जान लेते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या होते हैं ना कि ये जो चिकन होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दिस। ये यानी कि जो पोल्ट्री हम लोग यूज कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्ट्री। आप लोगों को पिछली इसमें वीडियो अच्छे से दिखा था? वीडियो सही से दिखा था आप लोगों को? कोई भी बता दो आंसर बेटा। ओके, चलिए ठीक है फिर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये टर्म्स याद है। नंबर 1, ब्रॉयलर्स। अच्छा, बॉयलर मत कर देना, BOI नहीं है, ब्रॉयलर्स है। ब्रॉयलर्स हैं, लेयर्स हैं एंड ब्रीडर्स हैं। 3 मेन कैटेगरीज में हम पोल्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि ब्रॉयलर्स क्या होते हैं। ब्रॉयलर्स, दे आर ग्रोन फॉर द मीट पर्पस। मुर्गी खाने में या पोल्ट्री फार्म में अगर ब्रॉयलर्स आपने रखे हैं, ब्रॉयलर्स का पालन पोषण आप कर रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य है उनका मांस, उनसे मीट जो है वो मिलेगा, ठीक है जी। सो चिकन है जैसे मीट पर्पस के लिए। सो ब्रॉयलर्स आप ध्यान रखेंगे, ये तेजी से ग्रो करते हैं, प्रोटीन रिच डाइट देंगे इन्हें, मसल मास ज्यादा होगा ताकि भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
अच्छा, आपको एक बात बताना चाहूंगा, रिकॉल करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। डू यू रिमेंबर, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बर्ड्स दे बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल किंगडम? इट इज क्लास एव्स। Birds belong to class Aves. Internal fertilization is a female gamete, there is male gamete. The male gametes are called sperms, female gametes are called ova. Fertilization हुआ। Birds में internal fertilization है। Birds में sexual dimorphism भी है, मतलब मेल एनिमल और फीमेल एनिमल, मेल बर्ड फीमेल बर्ड को देख के एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर्स के आधार पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल बर्ड है या फीमेल बर्ड है। तो कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के समय द मेल बर्ड ट्रांसफर्स द स्पर्म्स इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बर्ड, राइट? सो फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट कहां पे हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओवरीज हैं फीमेल की, ओवा प्रोड्यूस होंगे, फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के कारण बनता है जी जाइगोट। जाइगोट is a single celled diploid structure. जाइगोट के लिए 2n लिखा है क्रोमोसोम नंबर, गैमीट्स के लिए क्रोमोसोम नंबर n लिखा है, मतलब गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट ऑब्वियसली डिप्लॉइड होता है। फिर इसी जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होंगे, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये स्टेजेस आती हैं, राइट? नाउ बर्ड्स के केस में क्या है कि भाई जो एग है बर्ड्स का, उसके चारों तरफ शेल होता है ना, हार्ड शेल प्रेजेंट है। The eggs in birds they are shelled, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, शेल्ड एग्स हैं। तो वो जो शेल्ड एग है अगर वो फर्टिलाइज्ड है, उसमें भ्रूण है, तो उसमें से चूजा निकलेगा। जैसा कि हमने यहां पे दिखाया, फर्टिलाइज्ड एग में से चिक जो है, छोटा चूजा जो है वो निकल रहा है। अब हर अंडा फर्टिलाइज्ड हो ये तो जरूरी नहीं है, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वही हमें मिलते हैं मार्केट में, बाजार में। आप में से जो लोग एगिटेरियन हैं, अंडा खाने का शौकीन हैं, जो लोग अंडा खाते हैं, सो बाजार से जो आप क्रेट या ट्रे लाते हैं अंडों की, उसमें जो एग्स है ना वो अनफर्टिलाइज्ड हैं, उसमें से चूजे नहीं निकल सकते। अगर आप उन्हें इंक्यूबेट भी कर देंगे खास तापमान पे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो एग्स फर्टिलाइज्ड नहीं है। अब आप सोचोगे ये कैसे डिसाइड होगा कि एग फर्टिलाइज्ड है या नहीं है? बिकॉज जिन पोल्ट्री फॉर्म्स में से वो अंडे आ रहे हैं मार्केट में, उन पोल्ट्री फॉर्म्स में केवल फीमेल बर्ड्स रखी हुई हैं, वहां पे मेल हैन या मेल बर्ड नहीं है, तो कॉपुलेशन नहीं हुआ। अब कॉपुलेशन नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स अंडा तो मुर्गी ने देना ही देना है। टू ले एन एग इज द नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बर्ड। मेल बर्ड प्रेजेंट है वहां पे या नहीं है, इस बात से फीमेल की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फीमेल बर्ड तो एग ले करेगी ही करेगी। तो ऐसे बर्ड्स जो पोल्ट्री फॉर्म्स में रखे जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर एग्स, उनको क्या बोलते हैं जी? लेयर्स। ब्रॉयलर्स किस लिए थे? मांस के लिए, मीट के लिए। लेयर्स अंडों के लिए, सिंपल, ओके? So layers, they are reared to produce what kind of eggs? Unfertilized eggs. याद रहेगा? Next is breeders. पोल्ट्री का तीसरा प्रकार ब्रीडर्स क्या है? ना मांस के लिए, ना ही अनफर्टिलाइज्ड एग्स के लिए, तो फिर इनका क्या इस्तेमाल है? गौर फरमाइएगा। ब्रीडर्स, they give eggs that will be fertilized. ऐसे अंडे जो फर्टिलाइज्ड हैं, किस पर्पस के लिए? टू प्रोड्यूस लेयर्स या ब्रॉयलर स्टॉक। अब जो भी पोल्ट्री फॉर्म वाला पर्सन जो अपने पोल्ट्री फॉर्म में ब्रॉयलर्स जो है उनका पालन पोषण कर रहा है, तो वो आए कहां से? ब्रॉयलर्स। हैचरीज होती हैं, हैचरी में से उनके पास वो पहुंचे, छोटे छोटे चूजे आते हैं, तो वो कहां से आए? फर्टिलाइज्ड एग्स में से तो निकले होंगे ना वो। तो वो फर्टिलाइज्ड एग कहां से आए? वो ब्रीडर जो है वैरायटी है वहां से मिल रहे हैं। सो ब्रीडर्स ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली मुर्गियां हैं, और मुर्गे भी, मेल फीमेल दोनों रखे जाएंगे ना पोल्ट्री फार्म में, ताकि आपस में कॉपुलेशन हो और वो अंडे दें। तो एक रेशो मेंटेन करके रखा जाता है मेल इज टू फीमेल बर्ड का पोल्ट्री फार्म में, जहां पे कि ब्रीडर प्रजाति के लिए हमें फर्टिलाइज्ड एग्स चाहिए।
तो क्या पता चला हमें यहाँ पे, दैट देयर आर एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज बर्ड्स, पोल्ट्री। एक को बोलते हैं ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स ऐसे चिकन होते हैं जिनको हम किस लिए पालते हैं? फॉर दियर मीट पर्पसेस ओनली। जैसे एक पर्टिकुलर ये बाहर की वैरायटी है, उसको बोलते हैं प्लेमाउथ रॉक। क्या है? प्लेमाउथ रॉक। देन सेकंड जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं लेयर्स। ये भी फीमेल बर्ड्स हैं, ये फीमेल बर्ड्स होते हैं, यानी फीमेल फाउल्स होते हैं, जिनको किस लिए पालते हैं हम? टू प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग्स, जिनको फिर हम यूज कर सकते हैं, भाई ये बेच सकते हैं और पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल व्हाइट लेग हॉर्न। अब ये दोनों जो है ना, ये याद रख लेना एग्जांपल। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बस उतनी याद रखना। प्लेमाउथ रॉक और व्हाइट लेग हॉर्न किसके लिए? और एक और तीसरी कैटेगरी भी है जिसको बोलते हैं ब्रीडर्स। इससे क्या होता है? इससे स्टॉक मतलब नए चिक्स बनाए जाते हैं ब्रीडर्स के। दे प्रोड्यूस एग्स, एग्स ही प्रोड्यूस करते हैं, बट दैट विल बी फर्टिलाइज्ड टू प्रोड्यूस लेयर और ब्रॉयलर स्टॉक। ठीक है ना? तो उनको अलग ही करा जाता है, रखा जाता है। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। तो ये 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट आप लोगों के, एक ब्रॉयलर्स, एक लेयर्स। लेट अस ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो जाहिर सी बात है, इससे ये तो पता चल गया कंफर्म कि जो अंडा जो खाने वाले लोग हैं उससे चिक नहीं निकलता, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। या समझ में आ गई बात? तो एक जो ना उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है एक बर्ड का, जबकि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी वो एग्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। होपफुली दैट इज क्लियर। ठीक है यहाँ तक? तो अच्छा, थोड़ा सा ये देखो कि ब्रीड होती क्या है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब इनका कोई कॉमन एंसेस्टर होता है, एंड दे आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। जैसे कौन सा कैरेक्टर? जनरल, दियर जनरल अपीयरेंस, इनके फीचर्स, साइज, इनका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम एक पर्टिकुलर ब्रीड बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। नाउ डिड यू नो, और क्या चीज हमें जानने की जरूरत है कि ये जो है ये अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स है, बहुत सारी ब्रीड्स है इसमें। कुछ ब्रीड्स हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स है। इंडिजिनस ब्रीड्स मतलब जो हमारे अपनी कंट्री के हैं। जैसे अजील। अजील नाम सुना है? आप लोगों ने कॉक फाइटिंग देखी होगी टीवी वगैरह पे, ठीक है ना? वो इसी अजील को करते हैं, ठीक है ना? अजील फाउल्स ऑफ द इंडिजिनस एयर कॉमनली यूज फॉर कॉक फाइटिंग। इसको थोड़ा सा ये चीज याद रखना। और कौन से? बुसरा, चिटंगोंग। चिटंगोंग नाम सुना है क्या? गागोस, देन कड़कनाथ। इनमें से कोई नाम सुना है आप लोगों ने? सही सही बताओ। अजील तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सब तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें याद रखनी है, लेकिन अजील याद रखोगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बोलो बेटा। इनमें से कोई नाम सुना है? नहीं। चिटंगोंग नाम सुना है क्या? क्रिकेट देखने वाले शायद बता पाए। वर्ल्ड कप भी चल रहा है अभी, तो खैर नहीं सुन रहे हो ये। दिस इज अ सिटी इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भी पहले तो हमारी कंट्री का ही पार्ट था 1947 से पहले। तो ये चिटंगोंग एक बहुत फेमस सिटी है वहाँ की, तो उसी के नाम पे चिटंगोंग। तो उससे शायद आप लोगों को याद रहे। नहीं, अब गूगल पे सर्च कर लो और ज़्यादा बातें बताओ। तो एनीवेज, नेक्स्ट कौन सा है? अमेरिकन। अमेरिकन ब्रीड्स, उसमें ये वाला याद रखना। प्लेमाउथ रॉक अभी बताया था, इसको ब्रॉयलर्स के तौर पे यूज करते हैं। रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, ये वाला एक याद रखिए आप। देन एशियाटिक ब्रीड्स, और कौन से? ब्राह्मा, कोचीन, लॉन्गशैन। इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश भी है, जैसे ऑस्ट्रेलो कॉर्निश,
और ये है व्हाइट लेग हॉर्न। लेग हॉर्न जो है ना, ये मेडिटेरियन रीजन में है। मेडिटेरियन रीजन, आपने मेडिटेरियन सी देखा है? मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में जो ना ये सारी कंट्रीज है, इटली है, स्पेन है, ये सारी कंट्रीज है, या मेडिटेरियन सी, मिडल ईस्ट के जो कुछ कंट्रीज है उसके आसपास रहती है। ठीक है, उधर एक साइड से या टर्की है, एक साइड से यूरोप है, एक साइड से यहाँ एशिया है। एनीवेज, अभी आप ये एक्चुअली व्हाइट लेग हॉर्न, ये ना व्हाइट लेग हॉर्न जिसका अभी बात करी, ये एक्चुअली इटली की नेटिव ब्रीड है। होपफुली दैट इज क्लियर। देखो 3 चीजें याद रखोगे आप, जिसको मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है। एक ये, एक आप याद रखोगे ये वाला प्लेमाउथ रॉक, ताकि ब्रॉयलर खाली एग्जाम्पल है, और एक असील। अजील याद रखना कि ये कॉक फाइटिंग में इसको यूज किया जाता है। इतना काफी है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो इसमें भी देखो, जैसे हमने ब्रीडिंग के लिए वो करा था ना, अब जो देखो इंडिजिनस ब्रीड या देसी ब्रीड जो हमारी होगी, उसमें क्या एडवांटेज होगा? इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, वो यहाँ के एनवायरनमेंट में ज्यादा एडेप्टेड होगी। जो ये बाहर एग्जॉटिक वेराइटीज है ना, इनको क्यों करा जाता है यूज? क्योंकि उनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये एक जनरल चीज आप याद रखिए कि जो एग्जॉटिक वैरायटी क्यों करेंगे आप, इसीलिए तो क्योंकि उसमें कुछ एडवांटेज होगा, तो प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। तो लेकिन वो यहाँ के क्योंकि एनवायरनमेंट में पूरी तरह से अडेप्टेड नहीं होती है, तो हम लोग क्या फिर प्रोड्यूस करते हैं? हाइब्रिड्स करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, है ना? वो चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हो। चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। First, broiler breeds of chicken are raised for their eggs. Second, indigenous breeds, desi breeds of poultry in India have very high egg laying capacity. Third, the exotic breeds of poultry, the white leghorn, is used for creating high yielding hybrid varieties. तो ऑप्शन ए है फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। ऑप्शन बी है फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। ऑप्शन सी है फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू। ऑप्शन डी है फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। बताइए। Very good. I think most of you have answered, but quite a few of you have answered it incorrectly as well. ऐसा क्यों बेटा? The correct answer it is the option A. अभी बताया था मैंने, चलो फिर से बताते हैं, ठीक है ना? हर एक चीज के बारे में पहले देख लो, कोई दिक्कत है? ब्रॉयलर ब्रीड्स ऑफ चिकन आर यूज्ड फॉर देयर एग्स, नहीं। इसको किसके लिए? ब्रॉयलर्स को हमेशा याद, सुना भी होगा शायद, ब्रॉयलर जो होते हैं ना, वो हमेशा उनके एग्स, इसके मीट के लिए यूज कर दिए जाते हैं। जो एग्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको बोलते हैं लेयर्स, ठीक है ना? मीट वाले होते हैं ब्रॉयलर्स। तो क्या किया इन्होंने? ब्रॉयलर चिकन वर ट्रेडिशनली डेवलप्ड बाय, कैसे इनको ब्रॉयलर चिकन कैसे बनाया गया? बाय क्रॉसिंग ए मेल फ्रॉम द कॉर्निश ब्रीड, अभी बताया था मैंने, कॉर्निश ब्रीड इज फ्रॉम ब्रिटेन, विद अ फीमेल फ्रॉम प्लेमाउथ रॉक ब्रीड, यानी कि अमेरिकन ब्रीड जो है। द रिजल्टेंट क्रॉस ब्रेड वेराइटीज वर सोल्ड फॉर देयर टेंडर मीट क्वालिटी, इनका जो मीट होता है ना वो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक। अब तो बहुत सारे ये क्रॉस ब्रीड वेराइटीज इसके अब डेवलप कर लिए गए हैं। अच्छा, ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं, देखो इनको ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लाइफ होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एथिक्स वाली चीज भी आती है, एनिमल राइट्स वाले यहाँ पे बात करते हैं कि ये इनको रेज किया जाता है फिर फॉर 5 to 7 वीक्स, जब तक कि उनका वेट होता है इतना, कितना? 1.2 to 1.5 kgs। उसके बाद इनको स्लॉटर कर दिया जाता है फॉर दियर मीट, ठीक। और ये जो ब्रॉयलर्स का मीट होता है, इट इज समवट टेंडर, थोड़ा नरम होता है, टेस्टी होता है और इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक। इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ये भी एक एडवांटेज है बल्कि इसका वाइट मीट का। नेक्स्ट वन,
इंडिजिनस ब्रीड्स, देसी ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया हैव वेरी हाई एग लेइंग कैपेसिटी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज़ नहीं होती है, देसी ब्रीड्स में नहीं होती है ये। और देसी ब्रीड्स कौन से थे? अजील था, बुसरा था, चिटंगोंग था, ठीक। दे आर ऑफन पुअर इन एग लेइंग कैपेसिटी बट आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज होता है। एंड जाहिर सी बात है ये एनवायरनमेंट में तो ये वेल एडाप्टेड होंगे ही होंगे। तो इनको क्या करा जाता है? दे आर क्रॉस्ड विद एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड्स टू ऑब्टेन हाइब्रिड्स विद हाई एग लेइंग कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। यानी कि इनमें क्या होता है? सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब और क्या चीजें? द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, द व्हाइट लेगहॉर्न इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज। करेंगे ना, क्योंकि खुद ही हाई यील्डिंग होती है। सो इट इज दैट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल इटली। अभी बताया था मैंने, लेगहॉर्न्स हैव अ हाई एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ लेइंग इन एवरेज ऑफ 280 white eggs per year, which can sometimes reach up to 300 to 320 with a weight of at least 55 grams। ठीक है ना। इनको इंडियन ब्रीड्स के साथ फिर क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो हमें फिर हाइब्रिड्स इससे पैदा हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया बेटा? क्या बात है। तो अब हमें पता चल गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्रीज और उनके ब्रीड्स और क्या क्या चीजें हमें इनसे मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इनको किन कंडीशंस में रखना पड़ेगा हमें, किनको, इन चिकन को हमें किस पोल्ट्री को किस कंडीशन में रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। द कंडीशंस फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। का ध्यान है हमें। भाई इतना आसान नहीं है कि आप घर में ले आए 5-7 मुर्गियां, आपने ऐसे ही पाल ली और वो बड़ी हो जाएंगी, अंडे देंगी, या आपको उनसे मीट मिलेगा। नहीं, बहुत बेहतर तरीके का रख रखाव चाहिए होता है। आप देख पा रहे हैं ऐसे कूप्स देखे हैं आपने? बर्ड्स आर kept in coops in a barn। बार्न हम जैसे खलियान कहते हैं ना, खेत खलियान खुली जगह में जो है बार्न में कूप्स होते हैं, प्रॉपर उनके घर हैं। जैसे लोहे का बाड़ बनाई हुई है, जंगला बनाया हुआ है, इसमें प्रॉपर तरीके से बर्ड्स को रखते हैं। थोड़े से बर्ड्स आप रख रहे हैं तो ये घर छोटा भी हो सकता है। अगर बहुत लार्ज स्केल पे है पोल्ट्री फार्मिंग्स तो कितने एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड में भी पोल्ट्री फार्म्स बने होते हैं। Birds are provided with proper food and water। स्वाभाविक सी बात है, हर जानवर की बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छा भोजन, पानी, रख रखाव, रहन सहन, तो भाई वो तो देना ही पड़ेगा। बर्ड्स की प्रॉपर फीड होती है। और आपको पता है बर्ड्स को भी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दे कैन गेट इफेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, वायरसेस, है ना। तो उसका भी रख रखाव करना पड़ता है। वेटनरी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, पीरियोडिकली बर्ड्स की चोंच भी कटवानी पड़ती है, वरना मुर्गियां अपनी चोंच से अपने ही अंडे तोड़ देती हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और एक एनिमल में अगर डिजीज हो गई तो बड़ी तेजी से फैल जाएगी बाकियों में। Coop is regularly cleaned to avoid any infection। बर्ड्स की जो एक्सक्रीटा है, यूरिक एसिड होता है ना, अमोनिया भी है, उसका भी स्मेल आएगा वहां से। साफ सफाई रखना बड़ा जरूरी है वहां पे, राइट, रेगुलरली। ऑप्टिमम लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग प्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं है कि उनका कूप, उनका घर जो है सॉरी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इनको सबसे पहले ये जो बर्ड्स होते हैं, दे आर केप्ट इन कूप्स। कूप देखा है आपने, क्या ना, वो जाली जैसी लगी होती है,
नेट जैसे, तो उसमें रखा जाता है इनको। देन दूसरी चीज जिसका हमें ख्याल रखना है, दैट देयर शुड बी सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड्स। वही चीज जो मैंने अभी, अगर आप बाहर की वैरायटी को, ब्रीड को यहाँ पे डायरेक्टली लाओगे तो क्या होगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कम होती है। तो डिजीज रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उससे भी आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके अलावा इनको आपको प्रॉपर फूड और वाटर देना। देखो बेटा, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, इसी तरह से बाकी जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, इवन प्लांट्स की भी होती है। आप लोगों को तो ये सुना ही होगा। ठीक, तो ये भी हो गया। और ये कूप जो जिसमें ये रहते हैं, इट शुड बी रेगुलरली क्लीन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन अगर इनमें स्प्रेड हो गया तो बहुत ही तेजी से स्प्रेड होता है, क्योंकि कंजेस्टेड जगह में रहते हैं ना बहुत एक दूसरे के पास में। एंड ऑप्टिमम हीट इज रिक्वायर्ड फॉर एग प्रोडक्शन, ऑप्टिमम लाइट भी इनके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी कंडीशंस आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। होपफुली दैट इज क्लियर। तो ये तो हमें समझ में मतलब इसमें तो बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है कुछ। तो लेकिन इसमें कई सारे एडवांटेजेस भी है, पर्टिकुलरली जो फार्मर्स इनको पालते हैं। तो जरा देखते हैं कि ये क्या इनके एडवांटेजेस है, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। लेट्स टॉक अबाउट, यस, कम समय में ही वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं, अंडे देने लगते हैं या उनसे मीट जो भी चीज हमें चाहिए। दे रिक्वायर लेस स्पेस टू मैनेज, कम जगह में आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उनका रख रखाव छोटी जगह में भी संभव है। दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, प्रोलिफिक ब्रीडर्स का मतलब है बड़ी तेजी से वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और सब चीजें ओवरऑल इजी है, थोड़ी सूझबूझ समझदारी के। आई बात समझ में, क्या क्या चीजें हैं एडवांटेज होता है। देखो, इनकी जो लाइफ स्पेन है ना वो शॉर्ट है। सबसे पहली बात तो मतलब कम टाइम में ही ये अपना जो प्रोडक्टिविटी है ना वो करते हैं, जबकि उसमें अगर आप देखो किसी कैटल को फॉर एग्जांपल देखो, उसको तो कई साल लगते हैं कि वो एक प्रोडक्टिव एनिमल में हो जाए। भाई बच्चा जो होता है उसको तो कई साल लगते हैं ना, कि एक जब वो फॉर एग्जांपल मिल्क देना शुरू करे तो कई सारे टाइम। इसमें ये चीज नहीं, ये प्रोडक्टिविटी जल्दी है। एंड दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि एक ही जो चिकन होता है उसके तो 5-6 कई सारे बच्चे होते हैं एक ही साथ होकर। देन दे रिक्वायर लो मेंटेनेंस, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है। ठीक, स्पेस बहुत कम ही चाहिए। एंड दे आर रिलेटिवली दे आर इजी टू रेज, ठीक है ना, इनको पालना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। आप वैसे देखो ना हॉर्स को या कैटल को, उसके लिए तो बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, भाई आदमी भी ढूंढने पड़े। इसको तो, चिकन को तो छोटे बच्चे भी संभाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल इनको ना डाइट प्रॉपर देना पड़ता है, प्रॉपर डाइट देना पड़ता है। तो कई तरह की इसमें चीजें होती है। दे नीड टू बी फेड सीरियल्स, सीरियल समझते हो ना, राइस है, व्हीट है। क्या प्रोवाइड करता है ये, कार्बोहाइड्रेट्स। दे प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। देन उसके अलावा क्या है, ऑयल केक्स। अब ये ऑयल केक क्या है, जैसे सीड्स होते हैं ना जिनसे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। तो जो ऑयल निकाल दिया, जो सीड्स रहेंगे ना, और सीड्स याद रखना हमेशा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। बात समझ में आ गई। सीरियल्स और ऑयल केक्स फॉर एग्जांपल इनको दिए जाते हैं, मतलब इनको देना ही पड़ता है, तभी ये प्रोडक्टिविटी सही दिखा पाएंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू,
Oil cake in poultry provides abundant proteins, whereas cereals in poultry feed provides a large amount of option A minerals, option B fats, option C water and option D is carbohydrates. बताइए क्या प्रोवाइड करते हैं हमें ये? अभी बताया था बेटा, इतना गलत क्यों हो रहा है? आई डोंट वांट टू नेम द नेम्स, किस किस का गलत है वो नहीं करना चाह रहा हूं मैं। द करेक्ट आंसर इट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तो बोला था बेटा, सीरियल्स दे आर रिच इन, ये देखिए ना बताया तो देखो, सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो पोल्ट्री ऐसे डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं या फिर एग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अच्छा, ये किस फॉर्म में दिया जाता है? सीरियल्स, ऑयल केक्स, प्रोटीन कंसंट्रेट्स, इवन फिश के जो बचे कुछ पोर्शन होते हैं ना उसको भी यूज करते हैं, मीट मील्स एंड मिनरल्स। ऑयल केक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ वो किस तरह से बनते हैं। ये दे आर वेरी गुड sources of these proteins, fibers, vitamins and fats. And cereals, they are a very good source of carbohydrate. भाई चावल और वीट जो खाते हैं, जो आटा खाते हैं हम लोग, किस लिए होता है? रोटी जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, उनके लिए भी कोई डिफरेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो मतलब उनको भी प्रॉपर डाइट आपको देना पड़ेगा तभी तो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है पोल्ट्री के अंदर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। कैसी कैसी डिजीजेस? वन, बैक्टीरियल डिजीजेस, मतलब डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वायरल डिजीजेस, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। प्रोटोजोन डिजीजेस, diseases caused by protozoans. Fungal diseases, diseases caused by different types of fungi. Bacterial diseases क्या है? Pulorum, fowl cholera. These are the diseases caused by bacteria. Viral, this is important. ये रानीखेत डिजीज जो है ना, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बर्ड फ्लू तो आप जानते हैं, है ना, कई बार सुना होगा आपने। सो रानीखेत डिजीज कई बार पूछ लेते हैं किसकी बीमारी है। इट्स अ डिजीज ऑफ शीप, इट्स अ डिजीज ऑफ गोट, इट्स अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री। सो इट्स अ वायरल डिजीज विच इज ऑब्जर्व्ड इन पोल्ट्री एनिमल्स। प्रोटोजोन्स के द्वारा करी जाने वाली बीमारी है पोल्ट्री में ब्लडी डायरिया। निमोनिया है जो फंजाई कॉज कर सकते हैं, थ्रश ब्रूडर, राइट। एक दो मेन डिजीजेस इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रानीखेत डिजीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, याद रखना है ये नाम आपको। सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज करेक्टराइज्ड बाय बर्ड्स में कफिंग, स्नीजिंग, वायरस इज न्यूकासल वायरस। बीमार हो जाते हैं बर्ड्स, बेकार है, बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इन जनरल भी आप जानते हैं पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स ऐसे जानवर हैं विच हैव द मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर, राइट। चलिए, रानीखेत या न्यूकासल डिजीज के बाद नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू। It resembles influenza caused by H5N1 virus. आपने H1N1 वायरस सुना होगा, ऐसे ही H5N1 वायरस है। इस HNN का फुल फॉर्म होता है हेम एग्लूटिनिन न्यूराअमाइनाइडेज, बट आपको वो याद नहीं रखना, चिंता मत कीजिए। सिंपली रिमेंबर दैट इट इज कॉज्ड बाय H5N1 virus. This virus can enter humans through chickens. कई बार आपने सुना होगा कि भाई बर्ड फ्लू फैला है तो
उन दिनों में आपको चिकन नहीं खाना चाहिए, है ना। लार्ज स्केल में देखा होगा कई जगह बर्ड्स मर जाते हैं, किसी पॉन्ड के किनारे बर्ड्स मरे हुए मिले, है ना, या किसी भी इलाके में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है कि भाई आप फिर कुछ दिनों के लिए अंडा अगर आप एग खा रहे हैं या फिर मीट अगर आप चिकन खा रहे हैं तो खाना बंद कर दीजिए, परहेज कीजिए, बिकॉज कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बर्ड्स से ह्यूमंस तक भी आ जाती हैं। जूनोसिस कहते हैं इस बात को, व्हेन एन इन्फेक्शन व्हिच इज जनरली फाउंड इन एन एनिमल इट पासेस ऑन टू ह्यूमंस आल्सो, राइट। चलिए आगे बढ़ें। पोल्ट्री में बीमारियां ना हो इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए ये एंश्योर करना होगा कि प्रॉपर साफ सफाई है, रख रखाव है, क्लीनलीनेस है, हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन्ड हैं, बेहतर तरीके का भोजन उन्हें दिया जा रहा है, बर्ड्स की प्रॉपर फीड आती है जिसमें उन्हें पीरियोडिकली कैल्शियम भी देना जरूरी होता है ताकि उनके अंडों के चारों तरफ प्रॉपर तरीके से शेल बन पाए। ओके, टाइमली मेडिकेशन, स्ट्रेंज वैक्सीनेशन भी किया जाता है बर्ड्स का। अब आप देख रहे हैं जैसे ह्यूमन बेबी में भी हमें न्यूबॉर्न बेबी को जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है अलग अलग तरह की वैक्सीन्स अलग अलग आई समझ में कि कई सारे डिजीजेस है जो कि इनको इफेक्ट कर, किनको, इन चिकन को, पोल्ट्री को। दैट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियल डिजीजेस, द वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस और उसके अलावा प्रोटोजोअल डिजीजेस भी। जैसे अब आप देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये एनसीईआरटी के बाहर का है, सो डोंट वरी। जो याद रखना होगा मैं बता दूंगा। तो कौन कौन सा है? एक है डिजीज जिसको बोलते हैं प्लूरम, which is a bacterial disease. Then we have foul cholera. वायरल डिजीज में है एक रानीखेत डिजीज, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में और थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। फंगल डिजीज में थ्रश और ब्रूडर्स नमूनिया। प्रोटोजोअल डिजीज में है ब्लडी डायरिया। तो ये सब है क्या? These are all poultry diseases. ठीक, ये सब है पोल्ट्री डिजीज। अच्छा, तो कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक तो भाई साफ सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो इम्यून सिस्टम ही उनका मजबूत होगा। उसके अलावा इनमें भी वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, इनको एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है ना वो हवा में ही है। ठीक। अच्छा, एक जो इसमें से पर्टिकुलर डिजीज है ना, यानी कि बर्ड फ्लू, ये शायद आप लोगों ने सुना हो। बर्ड फ्लू कभी बीच बीच में आ जाता है कि बर्ड फ्लू हो गया। ये बर्ड फ्लू, इट इज अ वायरल डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इट्स अ वायरल डिजीज and it affects the lungs. अच्छा, इसका ये तो बताया नहीं मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पैथोजन इसका है वो उसको बोलते हैं H5N1। H5N1 वायरस, वायरल डिजीज है। एंड द मोस्ट थिंग अबाउट बर्ड फ्लू कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। इस तरह के डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, किसी को मालूम है? जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेस। We call them these diseases as zoonotic diseases. I hope this is clear. सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
Which one of the following statements is incorrect with respect to bird flu? Option A, bird flu is non-communicable disease. ये बहुत ही ज्यादा communicable है. Option B, bird flu is also known as avian influenza. Avian मतलब किसके लिए हम term use करते हैं? Birds के लिए. Influenza तो पता है आपको. Option C, bird flu is caused by H5N1 virus. And option D, bird flu can be transmitted to human beings. आपको incorrect statement बताना है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. अब थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को. I think now most of you have answered it correctly. Very good. ये कौन सा है? It is a bird flu is a non-communicable disease. It's a communicable disease. So this one is incorrect. बाकी देख लीजिए, बाकी सब statements correct है. Remember, it is a communicable disease. ये बहुत ज़्यादा communicable disease है, highly contagious disease है, बहुत ही तेजी से स्प्रेड होती है बर्ड्स के अंदर भी. बल्कि आप लोगों को मालूम होगा ना कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना विंटर में, अब तो आना शुरू हो गया है ना, तो वो कई बार कैरी करती है इस वायरस को, और फिर यहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं. मूविंग अहेड, देख लीजिए. इज इट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नहीं, ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है और एक बर्ड से दूसरी बर्ड को स्प्रेड हो सकते हैं. इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं. ठीक है. Then it is caused by H5N1 virus. And then the next one, it can be transmitted to the human beings. यानी कि it is a zoonotic diseases. Vertebrate animals से ये human beings में transmit हो सकती है. I hope this is clear to everyone. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक डिजीज है. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. देखो, अगर कुछ बर्ड्स एक पोल्ट्री फॉर्म में अफेक्टेड हो गए ना, if few birds are infected, तब क्या करेंगे? तब उन बर्ड्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं. These infected birds are isolated. और अगर मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स, उन पे आपको शक है, तब क्या करेंगे? बोलो, तब क्या करेंगे हम लोग? If the majority of birds are infected, तब इनको जो ये birds होते हैं ना, इनको हम किल कर देते हैं. ठीक है ना? And that is referred to as culling. That involves actually killing of these infected birds. इनको क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, लेकिन ये दूसरे, ये क्योंकि इनमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन जो है ना वो स्प्रेड होता है. Means killing the infected birds. I hope this is clear. Killing of infected birds. इसका चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं. अच्छा, सिर्फ यही डिजीज ऐसे नहीं है कि जो पोल्ट्री को हो सकती है, और भी डिजीज हो सकती है, जैसे एनसेफेलोमलेशिया. एनसेफेलॉन किसको बोलते हैं? सुना नाम आप लोगों? एनसेफेलॉन. एनसेफेलॉन मतलब होता है ब्रेन. ये किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई. और इसकी वजह से क्या होता है, जो ये यंग पोल्ट्री होते हैं ना, उसके ब्रेन टिश्यूज सॉफ्ट हो जाते हैं. देन वी हैव कॉक्सीडियोसिस. जैसे एक है इमेरिया, प्रोटोजोवन है, इसकी वजह से होता है ब्लडी डायरिया. भी थोड़ी देर पहले बात करी थी हम लोगों ने. फाउल कॉलरा, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय पास्चुरेला.
इसमें क्या होता है, फीवर, डायरिया, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी डिजीज और उसके अलावा साइनोसिस। देन प्लूरम, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला प्लूरम, अगेन बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें भी क्या होता है, डायरिया होता है और लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज माइकोप्लाज्मोसिस। ये किस वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, नेजल डिस्चार्ज और काफिंग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज स्पायरोकीटोसिस। किसकी वजह से होता है, स्पायरोकीट की वजह से, और ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले उतना ये सब दे नहीं रखे आपके एनसीईआरटी की बुक में भी और ना पूछा गया, तो आप इसको इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। होपफुली दैट इज़ क्लियर, है ना, परेशान नहीं होना है। जो चीज़ एनसी एक्चुअली अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपके मॉड्यूल, आपके पास तो मॉड्यूल होगा, तो प्रीवियस ईयर्स में जो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सब पूछे गए हैं किससे, मैं 16 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2016, वो ब्रीडिंग वगैरह पे क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इसी पे क्वेश्चंस आए हुए। होपफुली आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी है। तो coming to the question here is the question for you. One of the birds in the poultry farm gets infected with a pathogen. Which of the following steps should be followed for farm safety? Option A, isolate the infected bird immediately and start the treatment. Option B, get the infected bird vaccinated. Option C, consult a veterinarian for treatment when more birds are infected. अब तीसरा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। Option D, no need to panic. Wait for a day or two to see if the symptoms improve. बताइए क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था ये। वेरी गुड, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, जिन लोगों ने आंसर किया है। इट इज ऑप्शन फर्स्ट, आइसोलेट द इन्फेक्टेड बर्ड एंड इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट, है ना। ऐसे ही करेंगे भाई, उसको आइसोलेट करेंगे ताकि वो दूसरे बर्ड्स को ट्रांसमिट ना करे और उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर देंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो इसी वजह से बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है किसकी, हेल्थ ऑफ द बर्ड्स का, ठीक है ना। अगर किसी वजह से वो हो गया, मतलब इन्फेक्टेड हो गया, तो इट शुड बी इमीडिएटली आइसोलेटेड और फिर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। भाई पैनिक होने से वैसे भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक। अब वैक्सीन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब डिजीज हो गई तब तो वो हो ही गई। अब वैक्सीन उस वक्त तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? कमिंग टू द नेक्स्ट, if despite all the efforts the infection spreads to other birds and renders the poultry unable to produce eggs or be suitable for meat, the animals may need to be put down. उसी को क्या बोलते हैं, कलिंग। पुट डाउन से मतलब उनको मारना पड़ेगा आपको। You need to identify and eliminate the birds that are undesirable to the poultry farmers. नुकसान ज्यादा हो सकता है और भी बर्ड्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो ये है। मतलब आपको देखो ये सब चीजें जो है ना, कई बार सोशल सर्विस के तौर पे भी करना पड़ा कि भाई आपके तो बर्ड्स जाएंगे, लेकिन पता चला कि आपके जो पड़ोस में है और पोल्ट्री वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि उनको किल कर दिया जाए। जो ये बर्ड फ्लू हुआ था, तो हुआ था अभी कुछ साल पहले, तो उस वक्त फिर यही किया गया था, मतलब ह्यूज नंबर्स में इनको मारा गया। तो ऐसे कंडीशन में करना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। सभी को समझ में आ गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एंड दैट इज द एपीकल्चर। एपीकल्चर से क्या मतलब है? इट मींस एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू हनी बी। हनी बी, उनको रियर करना और उनसे कई डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स निकालना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो अब होता क्या है, हनी बी से हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट मिलती है। एक, हनी, मालूम है आपको,
दिस अ वेरी गुड स्वीटनिंग एजेंट, और इसमें दो पर्टिकुलर शुगर जो ज़्यादा होते हैं, एक है डेक्सट्रोज और दूसरा है लेवोलोज, और हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसका। कहाँ से हमें मिलता है? ये हनी कोम जो होते हैं उनसे हमें मिलता है। देन बीज वैक्स इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी वैक्स। ये बूट पॉलिशेस में या कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ये याद रखना, बीज वैक्स। एंड द सेकेंड वन इज द हनी। अब ये सबसे पहले देखते हैं कि किस एनिमल, यानी ये तो वैसे जानते हो आप लोग कि हनी बीज से ही मिलता है हमें, तो कौन कौन सा है? एक है एपिस डॉर्सेटा, ठीक, इसको रॉक बी भी बोलते हैं। देन एपिस मेलिफेरा, इटालियन बी इसको बोलते हैं। देन वी हैव एपिस इंडिका, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यही है, एंड एपिस फ्लोरी विच इज लिटिल बी। एपिस डॉर्सेटा एज सच प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ज़्यादा मानी जाती है, बट एपिस इंडिका इंडिया में पर्टिकुलरली दिस इज मोर सूटेबल, तो इसी को ज़्यादातर रियर किया जाता है यहाँ पे। ना, डिड यू नो, क्या चीज़ हमें जाननी है भाई, कि जो ये हनी होता है इट इज़ अ शुगरी सिरप with a pH of nearly 3.9। इसका मतलब क्या है? इट इज स्लाइटली एसिडिक, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसके अंदर वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि B1 है, B6 है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। इसमें फ्रक्टोज रहता है, फ्रक्टोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेवोलोज भी बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, सक्रोज एज वेल एज डेक्सट्रिन्स, तो मतलब कई सारे डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये जो हनी होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली नेक्टर, जो ये कलेक्ट करते हैं ना, किससे? फ्लावर से। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और उसके साथ क्या मिक्स होता है? इसका सलाइवा। किसका सलाइवा? हनी बी का। ठीक है ना, this is mixed with the saliva of the honeybees. Is that clear? Now, जो bees wax है, this is secreted by the abdominal glands of the worker bees। जो worker bees के abdominal glands है ना, उनसे ये बनता है, ठीक। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है? वो बीज वैक्स है, ना कि हनी। हनी जैसे बता चुका हूं कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। इसमें होते ही है, वो ग्लैंड्स होते हैं, और इसको तो पता ही है आपको, इसको कॉमर्शियल लेवल पे अब यूज करते हैं हम लोग कई सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। द नेचर ऑफ हनी इज ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी अल्कलाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी इट टर्न्स बेसिक आफ्टर फ्यू डेज। बताइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। The correct answer it is the option A, यानी कि एसिडिक। नेचर ऑफ हनी इज एसिडिक होता है ये बेटा, ठीक है। ऑलरेडी देख बता चुका हूँ। एक टिपिकल हनी बी जो है ना, इट मेक्स अबाउट 40,000 to 80,000 ट्रिप्स टू अ फ्लावर। अब आप खुद देखो कि कितनी ज़्यादा एक्टिव रहती है। हमें तो 10 बार कहीं पे कुछ बोलने को बोला जाए, पढ़ाई करने को, तो आप खुद सोचिए कि हमारी तबीयत खराब होने लगती है। जो ये है नेक्टर ऑफ द फ्लावर, इट इज मिक्स्ड विद द सलाइवा ऑफ द बीज एंड इज स्टोर्ड इन अ मस्कुलर कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? हनी सैक। और उसी पे एक एंजाइम इन्वर्टेज और एमाइलेज उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली।
इसकी वजह से, मतलब ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है इसकी वजह से हनी इट बिकम्स मोर स्टेबल, और तभी हम इसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए कर सकते हैं। नॉर्मली खराब नहीं होता है हनी। Okay, the design of the honeycomb and constant fanning of the bees wings causes evaporation। मतलब जो मूवमेंट करते हैं ना, जो इनके विंग्स होते हैं उसके क्या होता है, evaporation बढ़ जाता है, creating sweat liquid honey। ठीक है, sweet liquid honey, sorry। Honey's color and flavor vary based on the nectar collected by the। अब ये नेक्टर भी तो अलग अलग तरह का हो सकता है। एक और इसका एडवांटेज है, याद है आपको क्या एडवांटेज है? हनी बीज इट इंक्रीजेस पॉलिनेशन, याद है ना, दे आर वेरी गुड पॉलिनेटर्स। और पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो अगर क्रॉप फील्ड है या कोई ऑर्चर्ड है फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो इट इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी एज वेल। ये एक एडवांटेज है। उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। होपफुली दैट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ चीजें और बताते हैं अब। क्या? जो ये हनी बी है, it is a social कॉलोनियल एनिमल, मतलब कॉलोनीज के फॉर्म में रहता है बात की नहीं। और दूसरा चीज क्या है इसमें, इट इज पॉलीमॉर्फिक, इसके अलग अलग फॉर्म्स है। दिस इज पॉलीमॉर्फिक। तो कौन से अलग अलग फॉर्म है इसके, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बताओ बेटा। एक होती है क्वीन बी, एक होती है ड्रोन्स, एक होते हैं वर्कर बीज। क्वीन बी, यस, बता सकता है मुझे कोई? दिस इज लार्जर इन साइज, पहली बात। दूसरी चीज क्या होता है, इट इज फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल भी होते हैं, डिप्लॉयड भी होती है। एंड काम क्या होता है इसका, इट प्रोड्यूसेस, क्या देती है बेटा ये, इट प्रोड्यूसेस fertilized and unfertilized eggs। ये है इसका काम क्वीन बी का। ठीक, ये हो गया पहला। सेकंड, ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज, ड्रोन्स। ये भी फर्टाइल होते हैं बट दे आर हैप्लॉइड। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इस वजह से ध्यान रख लेना। तो अगर हैप्लॉइड है, क्या काम होगा, दे मेट विद द, उनका एक ही काम है, दे मेट विद द क्वीन बी। क्वीन बी के, और उसके बाद जो है ना, जब एक बार मेटिंग हो जाती है उसको फिर हनी कोम के अंदर वापस नहीं आने देते हैं, तो इसकी ना डेथ हो जाती है। ठीक, और तीसरे टाइप के क्या होते हैं, वो होते हैं वर्कर बीज। ठीक, ये क्या होते हैं, दे आर स्टेराइल, मतलब दे आर नॉट, दे हैव नॉट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमीट्स, डिप्लॉयड फीमेल्स।
they perform various functions. इस डिस्कशन को तो हम आगे भी ले जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बतानी है पर्टिकुलरली। क्या ये कैसे प्रोड्यूस होती है? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जानते हो आप लोग? And this one, worker bees, they are also produced by sexual reproduction. अब बताइए नेक्स्ट, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? यस, ड्रोन्स के बारे में बताइए, पढ़ा हुआ है आप लोगों का? आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ड्रोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये? बोलो बेटा, अर्पिता। बताइए। सर अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस। वेरी गुड। they are produced by parthenogenesis। बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं था मेरा, एक्चुअली मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, कि अगर ये हैप्लॉइड होते हैं, ड्रोन्स हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, वो माइटोसिस के थ्रू होगा कि मियोसिस के थ्रू होगा? माइटोसिस। बात समझ में आ रही है सभी को? भाई जब ये खुद ही हैप्लॉइड है तो इनमें कैसे प्रोडक्शन होगा गैमेट्स का? हैप्लॉइड होने ही चाहिए, तो मतलब अगर वो हैप्लॉइड है ही तो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। वेरी गुड, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हैप्लॉइड, तो ऐसी भी कंडीशंस होती है। होपफुली दैट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अभी इसके बारे में कुछ और भी चीजें पढ़नी है, होपफुली वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सारी चीजें समझ में आ गई? क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी आज? पर्टिकुलरली हम लोगों ने पढ़ा पोल्ट्री फार्मिंग, और उसके बाद क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, कुछ चीजें जो हमारी रह गई हैं उसमें, मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली खत्म हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा पोर्शन एपीकल्चर का भी, फिर फिशरीज और फिर सेरिकल्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ